एक लड़की जिसका रंग बेहद काला है। लेकिन क्या ये सच है? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? अगर उसकी खूबसूरती को छिपाया जा रहा है तो क्यों? कौन है वो? उसका असली सच क्या है? दोस्तों, कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, मगर जो राज हम आज खोलने जा रहे हैं वो आपने कभी नहीं सुना होगा। इसे बड़े ध्यान से सुनना। इसकी हर छोटी बात भी एक बड़े रहस्य से जुड़ी हुई है। हर मोड़ पर नया चौंकाने वाला रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई से सामना करने के लिए? तो चलो। गांव से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर था। वह घर एक गरीब लकड़हारे माधो का था, जो अपनी पत्नी सावित्री और बेटी के साथ वहां रहता था। माधो रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी सावित्री घर संभालती और उनकी एक 25 वर्ष की बेटी थी, जो हमेशा घर के अंदर या आसपास ही रहती। उसका नाम था तारा। उसका रंग बहुत काला था। गांव में कोई भी तारा को ठीक से नहीं जानता था। कुछ लोगों ने उसे दूर से देखा था, लेकिन वह हमेशा अपने माता पिता की निगरानी में रहती। जब भी कोई गांव का आदमी जंगल की ओर आता, माधो और उसकी पत्नी उसे घर के अंदर छुपा देते। यह अजीब था कि एक पिता अपनी ही बेटी को दुनिया की नजरों से क्यों बचा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वे कोई गहरा राज छुपा रहे हों। जो भी लड़की को देखता उसे यही लगता कि वह बहुत काली है। उसके माता पिता ने यही दिखाने का प्रयास किया था कि उनकी बेटी का रंग बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। वास्तव में वह लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसका रंग इतना गोरा था कि चांदनी भी फीकी लगती। उसके घने लंबे काले बाल उसके चेहरे की सुंदरता को और निखारते थे। ऊंचा कद, तीखे नयन नक्श, बड़ी बड़ी काली आंखें और गुलाबी होंठ, कोई भी उसे देखता तो मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन सवाल यह था कि उसके माता पिता उसकी इस अपूर्व सुंदरता को दुनिया से क्यों छुपा रहे थे। लड़की का अधिकांश समय घर में ही बीतता था। वह कभी कभार घर के पास टहलने निकलती, लेकिन जंगल से बाहर नहीं जाती। घर से कुछ ही दूरी पर एक सुंदर नदी बहती थी। घने पेड़ों के बीच से झरने की तरह गिरती हुई वह नदी किसी जादुई लोक जैसी लगती थी। लड़की अक्सर वहां जाकर एक पत्थर पर बैठ जाती और घंटों पानी की लहरों को निहारती। नदी में नहाती। कभी वह पानी में अपनी परछाई देखती और मुस्कुरा देती, कभी किसी गहरी सोच में डूब जाती। वह अकेली थी, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई अनकही दास्तान छुपी हो। जैसे वह खुद भी यह नहीं जानती थी कि उसके माता पिता ने उसे इस तरह सबसे दूर क्यों रखा हुआ है। क्या था इस छुपाने के पीछे का कारण? गांव वाले कभी कभी माधो से उसकी बेटी के बारे में पूछते, लेकिन वह हमेशा बात टाल जाता। उसकी पत्नी की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वे किसी अनहोनी से डर रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की की खूबसूरती ही उसके लिए एक अभिशाप बन सकती थी? क्या उसका कोई पुराना राज था जिससे वे बचना चाह रहे थे? या फिर इस जंगल में ही कोई ऐसा रहस्य छुपा था जिससे वे अपनी बेटी को बचाना चाहते थे? सवाल कई थे, पर जवाब कोई नहीं जानता था। लड़की खुद भी इस सच्चाई से अनजान थी कि उसका जीवन एक रहस्य के साए में बीत रहा है। लेकिन यह रहस्य कब तक छुपा रह सकता था? क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब सच सामने आएगा? या फिर किसी की नजर इस छुपी हुई सुंदरता पर पड़ जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक अनोखी दास्तान की शुरुआत है। माधो कई वर्षों से लकड़हारा था। जंगल का हर रास्ता, हर पेड़, हर छोटी बड़ी पगडंडी उसकी आंखों में बस चुकी थी। वह जानता था कि कहां किस तरह के पेड़ मिलते हैं और कौन सा इलाका सुरक्षित है और कौन सा नहीं। लेकिन इस विशाल जंगल में एक ऐसा रहस्य था जिसे सिर्फ माधो जानता था। यह रहस्य था चंदन के पेड़ों का। गांव वालों को तो यही लगता था कि उनके जंगल में आम, पीपल, शीशम और साल के पेड़ ही होते हैं। लेकिन माधो जानता था कि जंगल की गहराई में, वहां जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, वहां चंदन के घने पेड़ मौजूद थे। इन चंदन के पेड़ों की खुशबू हवा में घुली रहती थी, लेकिन गांव तक इसकी महक कभी नहीं पहुंचती थी, क्योंकि वह जगह घने जंगल के बीच थी, इतनी गहरी कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी कोई नहीं जानता था। इस इलाके का सबसे बड़ा डर था जंगली जानवर। इस जंगल में तेंदुए, भेड़िए
और जंगली हाथियों का बसेरा था। गांव के लोग इस हिस्से में जाने से डरते थे, क्योंकि कई बार सुना गया था कि जो वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। यही कारण था कि किसी को वहां चंदन के पेड़ों का पता नहीं था, लेकिन माधो को इन रास्तों की जानकारी थी। उसने सालों की मेहनत से जंगल की गहरी पगडंडियों को पहचाना था। माधो जब भी इन चंदन के पेड़ों तक जाता तो बेहद सावधानी से काम करता। वह कभी पूरे पेड़ को नहीं काटता था, सिर्फ उसकी कुछ टहनियां या छोटे छोटे टुकड़े निकालता और अपने लकड़ियों के गट्ठर में छुपा कर ले आता। तारा दिन भर घर में ही रहती। माँ सावित्री घर के कामों में लगी रहती और पिता माधो लकड़ियां काटने जंगल चले जाते। तारा के पास बहुत खाली समय होता, जिसे वह अपने ही तरीकों से बिताती। माधो जब भी जंगल से लकड़ियों के साथ चंदन के कुछ छोटे टुकड़े लाता, तारा उन्हें अपने लिए संभाल लेती। वह इन टुकड़ों से एक खास इत्र बनाती थी, एक ऐसा इत्र जिसकी सुगंध किसी भी आम इत्र से बहुत अलग थी। यह इत्र सिर्फ उसके लिए था, वह इसे कभी किसी को नहीं देती थी। तारा को यह इत्र बहुत पसंद था। जब भी वह इसे अपने गले और कलाई पर लगाती, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। यह खुशबू इतनी मोहक और मनमोहक थी कि कोई भी इसे महसूस कर ले तो एक पल के लिए ठहर जाए। जैसे चंदन की यह सुगंध तारा की स्वाभाविक सुंदरता का हिस्सा बन चुकी हो। इसके अलावा जो चंदन के टुकड़े बच जाते, तारा उन्हें तराश कर छोटे छोटे मनकों में बदल देती। फिर इन मनकों को एक धागे में पिरोकर एक सुंदर माला बना लेती। यह माला भी उसकी तरह खास थी, क्योंकि यह भी चंदन से बनी थी और इससे भी वही भीनी भीनी खुशबू आती थी। उसने यह माला अपने गले में पहन रखी थी, जो उसकी सुंदरता में और निखार ला रही थी। अब जब भी तारा इस चंदन की माला पहनकर और इत्र लगाकर घर से बाहर निकलती, तो ऐसा प्रतीत होता मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ गई हो। उसकी चाल में एक अलग ही आकर्षण था। हवा के झोंके उसकी माला की खुशबू को चारों ओर बिखेरते और सूरज की रोशनी में उसकी सुंदरता और भी निखर उठती। लेकिन इस अद्वितीय सुंदरता के बावजूद एक चीज ऐसी थी जो उसके पूरे अस्तित्व पर एक पर्दा डाले हुए थी, उसका छिपा हुआ रूप। उसके माता पिता ने शुरू से ही उसकी असली सुंदरता को दुनिया से छुपा कर रखा था। हर किसी की नजर से बचाने के लिए वे उसकी गोरी रंगत को काले रंग से ढक देते थे। कोई नहीं जानता था कि यह लड़की, जिसे सब आम समझते हैं, असल में दिव्य सुंदरता की मूरत थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों उसके माता पिता उसकी असली पहचान दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे? क्या वे किसी चीज से डरते थे, या फिर यह किसी गहरे राज से जुड़ा था? इसका जवाब तो केवल समय ही दे सकता था। तारा की जिंदगी सीमित थी। घर की चार दीवारी और उसके आसपास का जंगल, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन इस छोटी सी दुनिया में भी उसे सबसे ज्यादा सुकून नजदीक की नदी में मिलता था। वह अक्सर वहां नहाने जाया करती। नदी का ठंडा बहता पानी उसे एक अनकही शांति देता था। उस दिन भी तारा नदी में नहाने आई थी। सूरज की हल्की किरणें पानी की सतह पर चमक रही थीं। तारा जैसे ही नदी से बाहर आई, उसके गीले बाल हवा में लहराने लगे। नहाने के बाद उसके शरीर से वह काला रंग उतर चुका था, जिसे उसके माता पिता ने सालों से उसकी असली पहचान छुपाने के लिए लगाया था। अब उसकी गोरी चमकती त्वचा नरम धूप में दमक रही थी। उसके लंबे काले और भीगे बाल उसके पीठ पर गिर रहे थे और पानी की बूंदें मोतियों की तरह झलक रही थीं। उस पल वह सच में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। ठीक उसी समय जंगल में एक राजकुमार आया था, राजकुमार वीरेंद्र। वह जंगल में शिकार के लिए आया था, लेकिन तेज धूप और लंबी यात्रा के कारण उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे नदी का शीतल प्रवाह दिखा। वह झटपट नदी की ओर बढ़ा और झुककर पानी पीने लगा। ठंडा पानी उसके हलक से नीचे उतर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर नदी के उस पार गई और वह वहीं ठहर गया। सामने तारा थी। वीरेंद्र उसे देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके लिए समय जैसे ठहर गया था। उसे लगा जैसे वह कोई स्वप्न देख रहा हो। वह अपनी आंखें झपकाना भूल गया। उसने इतनी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। तारा के गीले बाल, उसका कोमल और दमकता चेहरा
और चंदन की भीनी खुशबू से घिरी उसकी मौजूदगी, सब कुछ किसी परियों की कहानी जैसा प्रतीत हो रहा था। वीरेंद्र अपने आप पर काबू नहीं रख सका। वो धीरे धीरे नदी पार करके तारा के पास जाने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन तभी तारा को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी भीगी पलकों से इधर उधर देखा और जैसे ही उसकी नजर वीरेंद्र पर पड़ी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह घबरा गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह बिना काले रंग के अपनी असली सुंदरता में किसी अजनबी के सामने खड़ी है। डर के मारे तारा ने झटपट अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरा ढका और तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ी। उसके नंगे पैर घास और मिट्टी पर पड़ रहे थे, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ भागना चाहती थी, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से दूर जाना चाहती थी। लेकिन जल्दबाजी में तारा कुछ भूल गई थी, अपनी चंदन की माला। वो माला जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी, जिसे पहनकर वह हमेशा खुद को एक रहस्यमयी अप्सरा जैसा महसूस करती थी। उसने नहाने से पहले उसे उतारकर एक पत्थर पर रख दिया था और अब वह वहीं छूट गई थी। वीरेंद्र जैसे ही नदी के पास से आगे बढ़ा, वीरेंद्र ने देखा कि वह माला वहीं रह गई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपते हाथों से उस चंदन की माला को उठाया। उसकी सुगंध अब भी हवा में थी। वीरेंद्र की आंखों में एक अलग सी चमक थी। यह कौन थी? क्यों इतनी खूबसूरत होकर भी डर गई? और अब वह कहां गई? इन सवालों का जवाब उसे नहीं पता था, लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जानता था। वह इस लड़की को दोबारा देखना चाहता था। उसकी आंखें उस दिशा में थीं जिधर वह रहस्यमयी लड़की भागी थी। लेकिन कुछ ही क्षणों में तारा उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। अब चारों ओर बस घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी झाड़ियों और चिड़ियों की चहचहाहट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वीरेंद्र ने इधर उधर देखा। उसकी नजरें तारा को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह कहीं नहीं थी, मानो जो वह हवा में घुलकर गुम हो गई हो। ये लड़की कौन थी? वीरेंद्र के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। वह कहां से आई थी? वह अचानक कहां चली गई? क्या सच में कोई अप्सरा थी जो एक पल के लिए धरती पर आई और फिर स्वर्ग लौट गई? या वह कोई सपना थी जो अब टूट चुका है? वीरेंद्र जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी सुंदरता दुनियावी नहीं थी। उसकी भीगी जुल्फें, चंदन की माला और उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ किसी स्वप्न लोक की तरह था। लेकिन अगर वह कोई स्वप्न थी, तो फिर यह माला उसके हाथ में। आगे क्या होगा? दोस्त, हमारी इस कहानी का सफर काफी लंबा है और तुम्हारे साथ ये सफर और भी हसीन हो गया है। मगर असली राज तो अभी खुलने बाकी हैं। ऐसे राज जो चौंका देंगे। हम साथ मिलकर हर मोड़ का मजा लेंगे। मैं इस सफर को आगे बढ़ाने जल्द लौटूंगी। मैं आपसे मिलने को बेताब रहूंगी। मुझे छोड़कर जाना नहीं। फिर मिलेंगे दोस्त। बाय।